हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE दी स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि डेली जो है वो करंट अफेयर का हमारा एक सेशन होता है। हमने आप लोगों के लिए एक फ्री करंट अफेयर का बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी स्टूडेंट आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे की, जिसमें अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी, इसके बाद जो है वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा आरआरबी का। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपका स्टेट पीएससी, यूपीएससी, आपका स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, इसके अलावा जो भी आपके स्टेट की या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, करंट अफेयर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सारी एग्ज़ाम में कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर। इससे पहले हमने जो है वो जैन मंथ, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 5 मंथ के 5 वीडियो हमने पहले बनाए हैं और पाँचों मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज जो हम है वो सितंबर मंथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। 1 और 2 सितंबर को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी दिन हम जो है वो मेजरली हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ऐसा कुछ नहीं मनाते हैं। डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे 3 ऑफ सितंबर से। तो सबसे पहले 3 ऑफ सितंबर को क्या आता है? वर्ल्ड कोकोनट डे आता है। और 2020 की थीम क्या थी वर्ल्ड कोकोनट डे की? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव दी वर्ल्ड। ठीक है, हमें थीम याद रखनी है। ठीक है, थीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको पहले भी कहा था कि ये जो जितने भी डेज है वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बस एक बार याद रखना है, हर बार डे आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम ये 2020 में 3 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे आया, तो 2021 में भी 3 सितंबर को ही आएगा। लेकिन हाँ, उसकी थीम चेंज हो सकती है, तो हर बार हमें सिर्फ जो है वो थीम याद रखनी है। बाकी डे जो है वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा 5 ऑफ सितंबर की बात करें तो हमें तो पता ही है 5 ऑफ सितंबर को सबसे बड़ा क्या होता है? नेशनल टीचर्स डे। इसके अलावा यहाँ पे और एक डे मनाया जाता है, वो है द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। चैरिटी का दिन जो है वो 5 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ही याद रखना है, चैरिटी यानी दान, हमें पता है ना, दान बोलते हैं, चैरिटी को दान बोलते हैं, किसी को भी दान करना। तो टीचर जो है वो दान करते हैं, किसका दान करते हैं? विद्या का दान करते हैं। ठीक है, एजुकेशन का दान करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, टीचर जो है, शिक्षक जो है वो दान करते हैं, विद्या का, एजुकेशन का दान करते हैं। देखिए, एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे और हो सकता है कि नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे तो 5 ऑफ सितंबर है, लेकिन इंटरनेशनल टीचर्स डे वो 5 ऑफ अक्टूबर को आता है, यानी एक महीने के बाद। तो अगर आपने इस तरह से याद रखा हुआ है कि शिक्षक जो है वो टीचर्स दान करते हैं, तो शायद आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 ऑफ अक्टूबर मत कर दीजिएगा। यहाँ पे चैरिटी डे में 5 ऑफ अक्टूबर मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ टीचर्स याद रखा है। अभी एग्जाम में भूल जाएंगे कि वो नेशनल टीचर था या इंटरनेशनल टीचर था। तो याद रखिए, हमको ऐसे याद रखना है कि सिर्फ इंडिया के टीचर, हमारे देश के टीचर है, वही दान करते हैं। इस तरह से हमें एज ए ट्रिक पे इसको याद रखना है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के टीचर जो है वो दान करते हैं, इस तरह से हम याद रखेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हमारे भारत के दूसरे जो दूसरे जो प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट, दूसरे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका बर्थ कब हुआ? 5 ऑफ सितंबर 1888 को उनका बर्थ हुआ। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो सबसे लॉन्ग टाइम तक जो है वो हमारे प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल टीचर्स डे की भी बात कर लेते हैं। तो 5 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे पहले हमने अक्टूबर मंथ कवर किया था, तब इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि 5 ऑफ अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे की 2020 के लिए थीम कौन सी रही? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिंग दी फ्यूचर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 7 ऑफ सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर दी ब्लू स्काई। ठीक है, याद रखना है, क्लीन एयर के लिए इंटरनेशनल दिन मनाया जाता है। और फर्स्ट ही जो सेलिब्रेशन हुआ है वो 2020 को हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार
जो सेलिब्रेशन किया गया वो 2020 में ही किया गया है। ये नया दिन एकदम स्टार्ट किया गया है 7 सितंबर को। किसके द्वारा शुरुआत करी गई? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उन्होंने 19 दिसंबर 2019 को जो है वो इसका अप्रूवल दिया कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई के तौर पे इसको मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल अपना पुलिस डे मनाता है 1 सितंबर को, याद रखना है, हम वेस्ट बंगाल के बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हेल्थ के रिलेटेड जितने भी डेज आते हैं, वुमेन के रिलेटेड जितने भी डेज आते हैं, चाइल्ड के रिलेटेड जितने भी दिन आते हैं, या पुवर्टी हो गया या एजुकेशन हो गया, ऐसे कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर जितने भी दिन हैं वो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये नेशनल न्यूट्रिशन हमारे हेल्थ के रिलेटेड है। 1 से लेकर 7 सितंबर को ये वीक मनाया जाता है और 1982 से इसकी शुरुआत करी गई थी। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बात कर ले तो 5 सितंबर 1888 को जो है उनका तमिलनाडु प्रेसिडेंसी में उनका जो है वो बर्थ हुआ, और इनकी डेथ जो है वो 17 अप्रैल 1975 में तमिलनाडु में ही हुई। इसके अलावा हमारे भारत के सेकंड प्रेसिडेंट रहे 1962 से लेकर 1967 तक। तब प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे। हमें पता है कि 47 से लेके 64 तक जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर रहे। 64 में उनकी डेथ होती है, और कुछ समय के लिए 64 में ही गुलजारीलाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद जो है वो 64 से लेके 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। 66 में लाल बहादुर जी की डेथ हुई, और थोड़े टाइम के लिए फिर से जो है वो गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, और फिर जो है वो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 66 से लेके 77 तक हमारे भारत की पहली महिला वड़ा प्रधान जो प्राइम मिनिस्टर रही वो इंदिरा गांधी बनी। तो इन सारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे जब राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे 52 से लेकर 62 तक, तब भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। ठीक है, हमने बात कर ली फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट। इसके अलावा चेयरमैन रहे यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की काउंसिल थी, उसके चेयरमैन रहे 1948 में। इसके अलावा हेल्पेज इंडिया नामक जो एक NGO है जो अंडर प्रिविलेज जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए काम करता है ये NGO, तो NGO की स्थापना उन्होंने की। इसके अलावा कृष्णार्पण चैरिटी ट्रस्ट की भी स्थापना की घनश्याम दास बिरला के साथ मिलकर। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसके प्रोफेसर रहे, ईस्टर्न रिलीजन और एथिक्स सब्जेक्ट के जो है वो प्रोफेसर रहे, और फर्स्ट इंडियन जो है वो चेयरमैन वहाँ पे बने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। ये जो डिपार्टमेंट था ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स, ये डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और चेयरमैन रहे। इसके अलावा सोवियत यूनियन के एम्बेसडर भी रहे, राजदूत भी रहे। सोवियत यूनियन यानी USSR, जिसको आज हम रशिया कहते हैं। आज हम क्या कहते हैं उसको? रशिया। 1991 तक ये जो था वो USSR था। 1991 में जो है वो ये डिवाइड हुआ, और बहुत से सेंट्रल एशियन जो हमारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ USSR का ही पार्ट हुआ करते थे 1991 तक। इसके बाद जो है वो ये सारे कंट्रीज़ अलग हुए और USSR जो है वो रशिया बन गया। ठीक है, 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि अब से जो है वो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती के तौर पर। 1954 में इनको भारत रत्न जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ऐसे भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1931 में उनको किंगहुड एक जो अवार्ड था, ऑनररी मेंबरशिप थी, ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट जिसको कहा जाता है, 1963 में उसको इससे उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, उसको उनके कुछ लिटरेरी जो वर्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ साहित्यिक कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ये उन्होंने लिखी, अद्वैता वेदांता लिखी, इंडियन फिलोसॉफी लिखी, द फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद लिखी, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ द लाइफ ये लिखा, ईस्टर्न रिलीजियंस एंड वेस्टर्न थॉट ये उनके द्वारा लिखा गया, और ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये कुछ साहित्यिक कृतियाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखी गई। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर को हमने बात की ना, करंट के न्यूज़ में था, क्योंकि 1 सितंबर को उसने पुलिस डे मनाया। कौन सा? पुलिस डे। वहाँ के उनकी जो पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर को था, इसीलिए उन्होंने 1 सितंबर को पुलिस डे बनाया वेस्ट बंगाल ने। चलिए बात कर ले तो वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन, पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। कैपिटल अभी कलकत्ता है, CM ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीप धनखड़ जी है, 23 डिस्ट्रिक्ट है, 42 लोकसभा की सीट है, 16 राज्यसभा की सीटें हैं, 295 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। स्टेट का फ्लावर नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन करके है, स्टेट का ट्री चतीम ट्री है,
स्टेट का बर्ड व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है और स्टेट का एनिमल फिशिंग कैट है। कहाँ पे है वेस्ट बंगाल, देखिए मैं यहाँ पे एरो कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपका वेस्ट बंगाल। एक साइड से तो ये बे ऑफ बंगाल से उसकी बॉर्डर टच होती है, एक साइड से बांग्लादेश है। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर भी पूरा वेस्ट बंगाल ही है। सो एक बॉर्डर सिक्किम के साथ टच होती है, दूसरी बॉर्डर यहाँ पे आसाम के साथ टच होती है, इसके अलावा बिहार के साथ, झारखंड के साथ, और तीसरा उड़ीसा के साथ इसकी बॉर्डर टच होती है। यहाँ पे उड़ीसा के साथ बॉर्डर टच होती है। देखिए मैंने आपको कहा था कि आप हमारे जो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसका जियोग्राफिकल लोकेशन आपको याद हमेशा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करें कि जब भी कोई भी स्टेट न्यूज़ में आता है जिसके बारे में आप सुनते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, जस्ट आप उसकी इमेज एक बार अपने पास रखिए। हमारे इंडिया का जो मैप है उसमें स्टेट वाइज जो ऐसी एक इमेज है, इमेज अपने पास रखिए। जब भी किसी भी स्टेट के बारे में सुनते हैं तो एक बार बस इस इमेज को देख लीजिए, एक बार इस इमेज को देख लीजिए। जो भी स्टेट के बारे में आपने न्यूज़ पढ़ी, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ी, तो उसका जस्ट एक लोकेशन याद रख लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो है वो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी एक आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नेपाल, जो नेपाल है, नेपाल को हमारे इंडिया के कौन से स्टेट की जो है बॉर्डर टच नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है वो झारखंड था। आपको स्टेट दिए हुए गए थे, यूपी था, बिहार था, आई थिंक सिक्किम था, और सिक्किम या उत्तराखंड दोनों में से कोई एक था, यूपी और बिहार तो था ही। तो झारखंड आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि झारखंड की बॉर्डर नेपाल से टच नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन आप सही कैसे कर पाएंगे जब आपको ये इंडिया का हमारा मैप पता होगा, आपको हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पता होगी कि कौन से स्टेट को कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर टच होती है, कौन सा स्टेट कहाँ पे फॉल करता है। और ये क्या है कि आपको बार बार ये मैप को देखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको ये पता चल जाएगा। और इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, पढ़ाई से ज़्यादा हमें जो विजुअलाइजेशन, हमारी इमेज हम कोई देखते हैं तो वो हमें याद रह जाती है, कोई मूवी देखते हैं तो वो याद रह जाती है, लिखा हुआ हमें ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो ये आपके सामने इमेज ही है। ठीक है, तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, मैंने आपको कहा कि जब भी कोई भी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, न्यूज़ अब कभी भी आती है, तो जस्ट एक बार इंडिया का मैप ओपन करके उस स्टेट के बारे में देख लीजिए कि वो स्टेट कहाँ पे है और आजू बाजू जो है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट ऑफ बंगाल के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पहले कहा था 101 नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में और 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो हमें 101 नेशनल पार्क तो याद करना ही करना है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है वही हमें याद रखनी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो गोरुमारा नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व तीनों हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, सुंदरबन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है सुंदरबन। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का एक क्वेश्चन था, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव का जो जंगल है वो कहाँ पे है, तो वो सुंदरबन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बैठुआधारी इंपॉर्टेंट है, विभूति भूषण इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जोरे पोखरी इंपॉर्टेंट है, लोथियन इंपॉर्टेंट है, महानंदा पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, रामनाबगन इंपॉर्टेंट है, और वेस्ट सुंदरबन, इतने जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो केंडोली मेला मनाया जाता है, गंगा सागर मेला मनाया जाता है, डवरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जाती है, वसंत पंचमी, और रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और उन्हीं के नाम के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, उनका बर्थडे मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। बंगाली नववर्षा करके उनका जो न्यू ईयर है वो मनाया जाता है। रविंद्र जयंती जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है वो मनाई जाती है। दुर्गा पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंदीकर नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और बिष्णुपुर करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। डांसेस की बात करें तो गंभीरा, कीर्तन, कुशन फोक डांस इंपॉर्टेंट है, अलकप डांस इंपॉर्टेंट है, और ये छऊ डांस एक्चुअल में सबसे ज़्यादा झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी थोड़े से पार्ट में जो है वो छऊ डांस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 8 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है, जो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर करा गया था 26 अक्टूबर 1966 को, जब 14th सेशन हुआ था यूनेस्को की जनरल असेंबली का, तब जो है वो लिटरेसी डे को 8 सितंबर को मनाने के लिए जो है वो ठहराव पारित किया गया। ठीक है, 9 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। हमें पता है कि कई ऐसे कंट्रीज़ अभी भी हैं, जैसे कि आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे इजिप्ट है, सीरिया है, इजिप्ट सीरिया तो हमारा जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ है, लेकिन जो सूडान है, इजिप्ट है, ये इतने अभी पीछे कंट्रीज़ हैं कि वहाँ पे आए दिन जो है वो स्कूल पे या जो भी पब्लिक जहाँ पे रहती है वहाँ पे आए दिन जो है वो अटैक होते रहते हैं, जो जिनको हम ये टेररिज्म वाले अटैक होते रहते हैं, नक्सल्स के अटैक्स होते रहते हैं।
तो वहाँ पे जो है वो बच्चों के स्कूल को भी जो है वो नहीं बख्शा जाता। इन जो जो भी ये ग्रुप्स हैं, टेररिज्म के ग्रुप हैं, नक्सल के ग्रुप है, वहाँ पे हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वहाँ पर भी जो है वो नक्सल्स के द्वारा जो है वो अटैक किया जाता है। तो ऐसे जो अटैक जो बच्चों पे होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है वो हमारे फ्यूचर पे जो है वो अटैक होता है, क्योंकि आज के बच्चे जो कल का हमारे देश का फ्यूचर है डेफिनेटली। तो इसीलिए इन्हीं बच्चों पे जो अटैक होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जिसका सेलिब्रेशन फर्स्ट सेलिब्रेशन ही 2020 में स्टार्ट करा गया, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? द हिमालय एंड नेचर, ठीक है। 10 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इंपॉर्टेंट है। 2020 की थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 2020 में हमें पता है कि हमारे एक दिग्गज कलाकार जो सुशांत सिंह राजपूत थे, उन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या करी। तो डायरेक्टली तो ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा वो न्यूज़ के रिलेटेड, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि भाई सुसाइड के रिलेटेड कोई डेटा आपको, आत्महत्या के रिलेटेड हमारे इंडिया का कोई डेटा लेटेस्ट पूछ ले, या तो ऐसे दिन पूछ ले आपको कि भाई सुसाइड का दिन किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो 10 सितंबर हमको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई विश्वनाथ सत्यनारायण जी की। विश्वनाथ सत्यनारायण जी कौन थे? तेलुगु पोएट थे, और ऐसे पहले तेलुगु पोएट थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो साहित्यिक अवार्ड है, जो साहित्य में साहित्य के फील्ड में जो है वो दिया जाता है। इनको कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, विश्वनाथा सत्यनारायण। शिक्षक पर्व मनाया गया 18 से लेकर 25 सितंबर तक, ठीक है। चलिए यूनेस्को की बात करने वाला है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूएन यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सारे इंपॉर्टेंट है, और अपनी जो अभी जो आपकी ये आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है उसमें ये जितने भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, या तो डायरेक्टली यूएन से पूछे गए, या तो यूएन के रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका फॉर्मेशन कब हुआ था, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए, ठीक है। तो याद रखना है यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आते हैं तो तुरंत उसके बारे में हमें पढ़ लेना है एक बार। फॉर्मेशन यूनेस्को का कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को फॉर्मेशन हुआ, पेरिस फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है, अभी डायरेक्टर जनरल ऑड्रे करके है, और यूएन इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में ये संस्था कार्य करती है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया है भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है, और 11 लाख का जो है वो इसमें प्राइज मनी इसका है। 1965 में फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जो किसको दिया गया था? जी शंकरा क्रूप करके पर्सन थे उनको दिया गया था, और सबसे लास्ट में 2019 में किसको दिया गया? अकिथम अच्युतन नमूदिरी जो एक मलयालम थे, मलयालम एक कवि थे, उनको दिया गया अकिथम अच्युतन नमूदिरी करके पर्सन थे, मलयालम कवि थे, मलयालम में नहीं केरला से बिलोंग करते थे, उनको सबसे लास्ट में 2019 में अवार्ड दिया गया। अब तक टोटल जो है वो 60 पर्सन को ये अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी साहित्यिक अवार्ड है, किस कौन कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है? हमें यहाँ पे क्वेश्चन होगा। देखिए हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में हमारी 22 जो है वो लैंग्वेज इंक्लूडेड है। हमारे भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड है, तो ये 22 लैंग्वेज प्लस एक कौन सी? इंग्लिश। 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेज प्लस एक इंग्लिश, ऐसे करके टोटल 23 लैंग्वेज में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है। दूसरी बात कि सिर्फ इंडिया के राइटर को ही ये अवार्ड दिया जाएगा, सिर्फ इंडियन पर्सन को ही ये अवार्ड दिया जाएगा, जो कोई भी फॉरेनर्स या एनआरआईज को जो ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। जो पर्सन सिर्फ इंडिया में रहते हैं, इंडियन के लिए ये अवार्ड है, सिर्फ इंडियन को ही दिया जाएगा। और तीसरी बात, ये अवार्ड पोस्टुमसली बिल्कुल नहीं दिया जाता, यानी मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। जो पर्सन जिंदा होंगे, इंडिया के होंगे, और अगर उन्होंने ये 23 लैंग्वेज में से किसी में भी लिखा हुआ है, अपनी कृति की रचना करी हुई है, तो ही उनको ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। 11 लाख की प्राइज मनी है, एक सिटेशन दिया जाता है, साथ में एक वाघ देवी जो सरस्वती देवी जी की मूर्ति है, देखिए ब्रॉन्ज की एक मूर्ति जो है वो उनको दी जाती है रेप्लिका के रूप में। स्पॉन्सर कौन करता है? जो भारतीय ज्ञानपीठ जो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको स्पॉन्सर करती है। अब तक 60 राइटर्स को अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें 7 जो है वो वुमेन भी इंक्लूड है। सबसे पहली वुमेन महिला कौन थी जिनको ये अवार्ड दिया गया? 1976 में बंगाली एक नॉवेलिस्ट थी आशापूर्णा देवी करके, उन्होंने अपनी एक जो एक नॉवेल लिखी थी 1965 में, क्या नाम था उसका? प्रथम
प्रतिश्रुति करके थी, जिसका मतलब क्या होता है फर्स्ट प्रॉमिस। ये नोबेल के लिए आशापूर्णा देवी को फर्स्ट जो है वो महिला थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 54th ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में अमिताभ घोष जी को दिया गया, जो पहले पर्सन थे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सबसे लास्ट में 55th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2019 में मलयालम पोएट थे अकिथम अच्युतम नमूदिरी करके पर्सन थे, उनको ये अवार्ड दिया गया। और इस बार जो है वो अनाउंसमेंट होगा, वो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड का अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, चलिए 12 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। अभी साउथ साउथ मतलब जो भी कंट्रीज जो जियोग्राफिकल लोकेशन जिनका साउथ है, जैसे हमारा इंडिया थोड़ा साउथ में पड़ता है एशिया के। इसके अलावा बात करें तो नीचे जो साउथ अफ्रीका है, हमारा यहाँ पे ब्राज़ील है, जो ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, ये सारी कंट्रीज़ को हम साउथ साउथ कंट्रीज़ बोलते हैं। तो इनका कॉपरेशन, इन सारे कंट्रीज़ का एक दूसरों के साथ कॉपरेशन के लिए जो दिन मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? पाथवेज टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू साउथ साउथ सॉलिडेरिटी बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। एक्चुअल में ये दिन जो है वो सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, और 2020 में सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर 12 सितंबर को आया, इसीलिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो 12 सितंबर को मनाया गया 2020 में। हमको तो ये याद रखना है कि सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ये जो हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है वो हमारा नेशनल हिंदी दिवस है, नेशनल हिंदी डे है। और यहाँ पे और एक दिन होता है वर्ल्ड हिंदी डे, दोनों की डेट अलग अलग है। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, जबकि वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये डेट दोनों अलग अलग क्यों है उनके बारे में देख लेते हैं, क्यों मनाया जाता है। तो देखिए क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज और हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मान्यता दी। और फर्स्ट हिंदी डे जो है वो 1953 को मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारी हिंदी लैंग्वेज और देवनागरी स्क्रिप्ट दोनों को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मान्यता दी, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हो गया आपका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि बर्थ एनिवर्सरी आती है ब्योहर राजेंद्र सिम्हा की। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मान्यता देने के पीछे जो है वो ब्योहर राजेंद्र सिम्हा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, और इसीलिए ब्योहर राजेंद्र सिम्हा जी की बर्थ एनिवर्सरी भी आती है 14 सितंबर को। इसीलिए हमने हमारे नेशनल हिंदी दिवस को 14 सितंबर के दिन जो है वो मनाने का फैसला किया। हिंदी की बात करें तो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर जो है वो बोली जाती है। सबसे पहली कौन है? इंग्लिश है, उसके बाद मैंडरिन यानी चाइनीज़ है, और तीसरी हमारी हिंदी है। अभी वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को जो है वो फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर में। 75 में कौन हमारी पीएम थी? इंदिरा गांधी जी पीएम हुआ करती थी। तब जो है वो फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में अटेंड किया गया, और इसीलिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका सेलिब्रेशन 2006 से स्टार्ट हुआ। और 2018 में वर्ल्ड हिंदी डे पे जो है वो एक वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया मॉरिशस में, जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए 15 सितंबर की बात करें तो इंजीनियर्स डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की, जो हमारे इंडिया के बड़े इंजीनियर्स में से जिनका नाम लिया जाता है, सिविल इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है, जिसका फर्स्ट सेलिब्रेशन 2008 में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे मनाया जाता है। लिम्फोमा क्या है? एक कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर, कैंसर का एक प्रकार है, कॉमन एक प्रकार है लिम्फोमा। देखिए कैंसर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। हम सुनते होंगे कि इनको कैंसर हुआ, ये कैंसर हुआ, वो कैंसर हुआ। जस्ट मैं आपको ऊपर से एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो ये साइंस का बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैंसर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे जस्ट एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए हमारे बॉडी में सेल होते हैं, सेल। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो होता है सेल होता है, सेल से हमारा पूरा बॉडी बनता है। अभी सेल का ऐसा है कि वो अपने आप से जो है वो बनते रहते हैं। पुराने सेल जो है वो मर जाएंगे, पुराने सेल का जो है वो नाश होगा, और नए सेल जो है वो बनते रहते हैं। और ये जो पूरा सेल का बनना और उसका मृत्यु होना, सेल का मृत्यु होना, सेल का नाश होना और बनना, सेल यानी कोश,
कोश हम जिसको कहते हैं, तो ये कोशों का बनना और उसका नाश होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बनता रहता है, ठीक है, जो होती रहती है और जो पूरी कंट्रोल में प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी सेल जो है वो ज़्यादा बन गए या कभी भी कम बने। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये आपके जो सेल है, आपके कोश है, उसका अनियंत्रित जो है वो प्रोडक्शन होने लगता है। यानी किसी भी एक जगह पे बॉडी के किसी भी एक पार्ट में जो ये सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अनकंट्रोल जो पोजीशन होती है, अनकंट्रोल सिचुएशन में बढ़ते ही जाएंगे, कोश बनता ही जाएगा और वहाँ पे पूरा है जो ऐसा एक गट्ठे जैसा बन जाता है, सेल का पूरा एक गट्ठा बन जाता है जिसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। इसको कैंसर कहा जाता है और उसका एक फॉर्म क्या है, लिम्फोमा, उसका एक कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है। तो मैंने आपको यहाँ पे कैंसर के बारे में थोड़ा एक आइडिया दे दिया, ठीक है। चलिए 15 सितंबर की हमने बात कर ली, इंजीनियर्स डे है, डेमोक्रेसी डे है और लिम्फोमा डे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 सितंबर की, तो यहाँ पे ओजोन के बारे में बात करने वाले हैं। जो ओजोन का हमारा लेयर है तो उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसको बचाने के लिए इंटरनेशनल डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन हमें पता है जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, O3 ओजोन का केमिकल फार्मूला है। देखिए ओजोन हमारे लिए कंजर्वेशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूं। ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ज्योग्राफी का ये पूरा टॉपिक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमें पता है हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो ये हमारे सारे लेयर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर मेसोस्फियर होता है, ठीक है। ऐसे सारे हमारे लेयर्स होते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में हमारा पूरा जो है वो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। हमारा जो वातावरण होता है वो यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। इसके ऊपर जो ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का लेयर होता है, O3 ओजोन का पूरा लेयर होता है। कहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में, जिसको समताप आवरण भी कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का पूरा लेयर होता है। अब ये ओजोन का कार्य क्या है कि जो ये सन है, ठीक है, सन है, सन में से जो भी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो उसके साथ में जो है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज भी होते हैं, सन के किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेज भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। अगर ये रेज हमारे तक आ गए तो इंसानों में जो है वो स्किन का कैंसर होना और दूसरी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके अलावा पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ये सारी जो है वो हानिकारक चीज़ें हो सकती है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये यूवी रेज हमारे तक नहीं पहुंचने चाहिए और हमारे तक नहीं पहुंचने देने का काम कौन करता है, ये ओजोन लेयर करता है। जो ओजोन होता है वो सारे यूवी रेज का जो है वो शोषण कर लेता है, अपने पास रख लेता है और जो है वो ज़रूरी ऐसी जो सिर्फ किरणें हैं वो सूर्य से हमारी पृथ्वी तक जो है वो पहुंचता है, यूवी रेस को वो रोक लेता है, ओजोन का लेयर उसको रोकने का काम करता है। तो इसीलिए हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर की जो है वो उनका कंजर्वेशन करें। हमें पता है कि अभी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी में CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जवाबदार है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारे एयर कंडीशनर होते हैं, जो हमारे फ्रिज होते हैं, जिसमें से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ये एक जो ये वायु है एक, ठीक है, एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर को तोड़ता है। बहुत से साइंटिस्ट ने बताया हुआ है कि भाई हमारे जो ओजोन का जो ये स्तर है, ओजोन का लेयर है वो टूटता जा रहा है, बहुत ही पतला होता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो एक टाइम पे क्या होगा कि ओजोन का लेयर पूरा टूट जाएगा और यूवी रेज जो डायरेक्टली हमारे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो हमारे लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि हम ऐसे जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को कम करने का कार्य करता है, ऐसे जो गैसेज हैं उनका एमिशन कम करें ताकि जो हमारा ओजोन लेयर बच पाए। तो ऐसी ओजोन लेयर को बचाने के लिए दो यहाँ पे कन्वेंशन हुए। सबसे पहला वियना कन्वेंशन हुआ 22 मार्च 1985 को और दूसरा जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ 1987 को। देखिए हमें याद रखना है दोनों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन की साल याद रखिएगा 1985 को। और यहाँ पे देखिए और एक मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ कि RRB NTPC में अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन के लेयर के लिए डिप्लेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वो गैस जो है वो जो सबसे ज़्यादा कारणभूत है, तो वो आएगा आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें आपका आंसर होगा। ये RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है 2020-21 में, ठीक है। चलिए वियना कन्वेंशन की बात करें तो 1985 में ये कन्वेंशन हुआ था, ओजोन लेयर के बचाने की बात करी जा रही थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ। और ये दोनों जो है वो 16 सितंबर 2009 को ये दोनों पहले ऐसे कन्वेंशन, पहले ऐसे जो है वो एग्रीमेंट बने जिनको यूनिवर्सल जो है वो रेटिफिकेशन मिला। यानी पृथ्वी के ऊपर हमारे जितने भी देश हैं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, कंट्रीज है, सारे कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको अप्रूवल किया। और ये पहले ऐसे दो कन्वेंशन थे, पहले ऐसे दो प्रोटोकॉल थे, एग्रीमेंट थे, वियना और मॉन्ट्रियल।
जिनको सारे कंट्रीज़ के द्वारा जो है वो अप्रूवल मिला। कौन सी डेट को मिला? 16 सितंबर को अप्रूवल मिला। इसीलिए हम जो है वो 16 सितंबर को ओजोन ईयर के लिए प्रिवेंशन डे मनाते हैं। ठीक है, 2020 की थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये उसकी थीम थी। चलिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में बात करें तो 19th दीवान रहे मैसूर। मैसूर यानी जिसको हम अभी कर्नाटका कहते हैं वो पहले मैसूर था। तो मैसूर किंगडम के 19 जो है वो दीवान रहे, जिनका जन्म 15 सितंबर 1861 को जो है वो मैसूर में ही हुआ था, और जिनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1969 को बेंगलोर में हुई। ठीक है, प्रोफेशन से इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, और 1955 में भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया। चलिए इंजीनियरिंग के पायोनियर थे। सिविल में जो एक हार्नेसिंग होता है और वाटर रिसोर्सेज, इनका जो कंजर्वेशन करना होता है, जो भी हमारे डैम्स हैं और जो भी लेक्स हैं, तो उससे हम पानी का कंजर्वेशन करते हैं। तो मेजर जो वो टेक्नोलॉजी, वो उनका जो सिविल का जो फील्ड था वो यही था कि कैसे हम वाटर के रिसोर्सेज का यूज़ करें, कैसे जो हम वाटर का कंजर्वेशन करें। तो इनके पीछे ये उनका फील्ड था, सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड था, और उसमें ही उन्होंने कार्य किया। चीफ इंजीनियर है जो कृष्णराज सागर डैम है, कहाँ पे है अभी? मैसूर, यानी कि अभी के कर्नाटक में है। कावेरी नदी के ऊपर जो है वो कृष्णराज सागर डैम है, उसके चीफ इंजीनियर रहे। इसके अलावा उनको नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के तौर पे जो किंग जॉर्ज प्रथम थे उनके द्वारा उनको जो सम्मानित किया गया 1915 में। जो हमारे फ्लड गेट्स होते हैं, ठीक है, हमें जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि भाई कोई भी जो डैम है तो डैम के इतने दरवाजे खोल दिए गए, जो ऊपर जो ज़्यादा बारिश हुई ताकि इतने दरवाजे खोल दिए गए। तो ये जो दरवाजे खोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वियर फ्लड गेट कहते हैं, ताकि डैम के ऊपर जो है वो प्रेशर ना बढ़े और पानी का फ्लो जो है वो डैम में से थोड़ा निकल जाए, इसीलिए हम जो है वो दरवाजे खोलते हैं। वो जो ये वियर फ्लड गेट था, वियर फ्लड गेट की डिज़ाइन और पैटर्न दोनों जो है वो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने जो है वो डिज़ाइन करी थी। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1955 में, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि 15 सितंबर को हम तो इंजीनियर्स डे मनाते ही मनाते हैं। इसके अलावा इंडिया के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती पे। याद रखना है, इंडिया के अलावा श्रीलंका और तंजानिया ऐसे दोनों कंट्री है जब सेम डेट पे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा की बात करें तो स्वच्छता पखवाड़ा यानी 15 दिन, 1 से 15 सितंबर तक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि 16 से लेके 30 सितंबर तक हमारे इंडियन रेलवेज ने जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। तो दो हमें याद रखने हैं सितंबर मंथ में, दो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। एक तो कौन है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, और दूसरा है इंडियन रेलवेज। 1 से 15 सितंबर तक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने, और 16 से लेकर 30 सितंबर तक रेलवेज ने। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें तो जिसका फॉर्मेशन 1 सितंबर 1979 को हुआ, हेडक्वार्टर नोएडा में है, और अभी CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वीरेंद्रनाथ दत्त करके हैं। 17 सितंबर की बात करें, 17 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। देखिए याद रखिएगा, मैंने बोला था हेल्थ के रिलेटेड जितने भी डेज हैं हमें याद रखने हैं। तो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। 2020 की थीम क्या थी? सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ पेशेंट्स। ठीक है, 72nd जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हर साल जो है वो असेंबली का आयोजन करता है, कन्वेंशन का एक आयोजन करता है, जिसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है। तो 2019 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी वो 72वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इसका डिक्लेरेशन किया गया कि भाई 17 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो 18 सितंबर की बात करने वाले, वर्ल्ड बाम्बू डे मनाया गया। 2020 की थीम क्या थी? बाम्बू नाव करके इसकी थीम थी। 2009 में ये बात हो रही है, 2009 में जब 8th बाम्बू कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बैंकॉक में, थाईलैंड बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे जो है वो 18 सितंबर को वर्ल्ड बाम्बू डे मनाने की बात करी गई। जो कामेश सलाम करके पर्सन थे, जो वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि 18 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड बाम्बू डे मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया गया 18 सितंबर को। थीम क्या रही 2020 की? सॉल्व वाटर। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी एग्ज़ाम में अगर इस दिन के रिलेटेड थीम पूछी गई कि भाई वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की 2020 की थीम क्या थी, तो उसमें एक ऑप्शन आपको ये भी दिया जाएगा, सेव वाटर। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि
मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं वो लॉजिक लगाकर हमेशा इसको सेव वाटर करेंगे, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि हाँ भाई सेव वाटर होता है, सॉल्व वाटर करके कुछ भी नहीं होता है, सेव वाटर होता है, हाँ वाटर को सेव करना है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली यही लॉजिक जो है वो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका लॉजिक गलत हो जाएगा। सेव वाटर आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व वाटर, ठीक है। तो ये थोड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा है, याद रखना है हमें, थोड़ा अलग सा है, ठीक है। ऐसे जो थीम्स होती हैं वो अलग सी थीम्स कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, और बच्चों के जो आंसर गलत हो जाते हैं। तो सॉल्व वाटर याद रखना है, सेव वाटर नहीं है, ठीक है। 2003 से इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया 18 सितंबर को। जो पहला सेलिब्रेशन ही 2020 को स्टार्ट हुआ, तो जो पहला सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है वो तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। जो यूनाइटेड नेशंस है उनके द्वारा 2019 में इसको अडॉप्शन किया गया 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे, और 2020 को पहला डे मनाया गया। सेवा सप्ताह मनाया गया 14 से लेके 20 सितंबर तक। वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो जिसका फॉर्मेशन 2005 में हुआ, हेडक्वार्टर एंट्werp करके बेल्जियम में है, और अभी सीईओ कौन है, सुजैन लुकास करके अभी इसके सीईओ हैं वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 19 सितंबर की बात करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया गया, 35वां इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2020 में मनाया गया। 2020 में इसका सेलिब्रेशन कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका सेलिब्रेशन किया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड जो इंडस ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु वाटर ट्रीटी, इंडस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। सिंधु नदी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु नदी के आसपास ही जो है वो विकसित हुई थी। तो इसके यही रिवर के नाम के ऊपर, नदी के नाम के ऊपर हमने हमारे सिविलाइजेशन का नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, और हमारे इंडिया का नाम भी इंडस के ऊपर से ही पड़ा है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटी हुई थी। अभी ये देखिए ट्रीटी क्या हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक मैंने मैप यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है इंडस वाटर का। तो देखिए ये टोटल 6 नदियाँ हैं, टोटल 6 नदियाँ हैं। सबसे पहली ये आपकी है इंडस, सबसे ऊपर से यहाँ पे ये जाती है इंडस। इसके अलावा दूसरी है झेलम, देखिए ये रही झेलम, यहाँ से जो जम्मू कश्मीर से निकलती है दूसरी नदी झेलम। इसके नीचे है चिनाब, इसके नीचे है रावी, इसके नीचे यहाँ पे है बियास जो ये सतलज को मिल जाती है, और छठी ये सतलज ही है, ठीक है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये टोटल 6 नदियां हैं, ठीक है। ये 6 नदियां जो है इसमें से इंडस और सतलज ये दोनों चाइना में से निकलती है, इंडस और ये रही सतलज, दोनों चाइना में से निकलती है, और 6 की 6 नदियां इंडिया में फ्लो होकर 6 की 6 नदियां जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 6 नदियाँ जो फ्लो हो रही है वो 3 कंट्रीज़ में से फ्लो हो रही है। मेजरली इसमें से जो इंडिया पाकिस्तान से ही फ्लो हो रही है, लेकिन जो 2 नदी सतलज और इंडस, ये सतलज और इंडस, ये दोनों सिंधु नदी दोनों चाइना से भी फ्लो हो रही है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन नदियों का जो पानी है उसके बीच कोई डिस्प्यूट ना रहे फ्यूचर में कि कौन सी नदी का पानी कौन सा देश यूज़ करेगा। कल को अगर इंडिया ने यहाँ पे जो सारी नदियों के ऊपर बांध बना लिए तो पाकिस्तान को तो पानी मिलना बंद हो जाएगा बिल्कुल। और कल को अगर हमने ऐसा किया तो चाइना क्या करेगा, सतलज और इंडस दोनों पे वहाँ पे बांध बना लेगा, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान का फ्रेंड है। तो फिर टिट फॉर टैट, ऐसा बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट, ठीक है। जैसा आपने किया तो हम भी आपको देख लेंगे। अगर इंडिया ने बांध बना लिए तो फिर पाकिस्तान बोलेगा चाइना को कि भैया देखो इंडिया ने तो ऐसा किया, और चाइना भी सामने जो है वो इंडस और सतलज पे बांध बना लेगा, तो वो दो नदियों का पानी हमको भी कम मिलेगा। तो फ्यूचर में ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। कब, 19 सितंबर को 1960 को कराची में इंडस एक वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें ऊपर की जो 3 नदी है यानी इंडस, झेलम, चिनाब, ये जो 3 नदी है वो उसका पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और नीचे की रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का पानी जो है वो इंडिया यूज़ करेगा। ये ट्रीटी में ये डिसाइड करा गया कि इंडस, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और रावी, ब्यास और सतलज का पानी इंडिया यूज़ करेगा। अब इसका वॉल्यूम देखिए कितना है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब इसका वॉल्यूम होता है 80 MF करके, यानी मिलियन एकड़ फीट, ये एक मापदंड है पानी का। और रावी, ब्यास, सतलज का जो पानी है वो 33 MF करके है, जो पानी इंडिया यूज़ करेगा। और ये जब ट्रीटी साइन हुई तो किस किस के बीच में साइन हुई थी, हमारे तब के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इन दोनों के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी कराची में 19 सितंबर 1960 को। और थर्ड पार्टी के तौर पर कौन था, वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। तो हमने ये बात करी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। चलिए 21 सितंबर की बात करने वाले, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस
शांति का जो इंटरनेशनल डे है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2020 की थीम क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर। 2020 की थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर, जो 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात करने वाले। देखिए अल्जाइमर क्या होता है? भूल जाने की बीमारी। ठीक है, बार बार भूल जाते हैं। गजनी देखी है ना सबने, गजनी देखी होगी बस, तो उसको जो प्रॉब्लम थी वो अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी। इंसान जो है वो भूल जाता है बार बार। अभी आप बोलेंगे कि सर हमको भी याद नहीं रहता है कुछ इतना पढ़ते, तो भैया वो कुछ आपको अल्जाइमर नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको अल्जाइमर नहीं कहते। ठीक है, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी होगी, आपको टेस्ट देते रहने पड़ेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता रहना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करता रहना पड़ेगा, एग्जाम्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्स देनी होगी, तो आपको जो है वो सब कुछ याद रह जाएगा। तो आपको जो है वो कोई भी अल्जाइमर की बीमारी नहीं है। अल्जाइमर किसको बोलते हैं कि 10-15 मिनट में या 15-20 मिनट में आदमी जो सब कुछ भूल जाता है, यानी पूरा ब्रेन वॉश, सब कुछ साफ हो जाता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाता है माइंड में से, उसको कहते हैं अल्जाइमर। तो 2020 की अल्जाइमर की थीम क्या थी? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। और एक बात हमें याद रखनी है, मई 2020 का ये करंट न्यूज़ था। करंट में एक न्यूज़ आई थी कि आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए एक नई मेथड जो है वो विकसित करी गई, जिसको कहा जाता है ट्रोजन पेप्टाइड्स। ट्रोजन पेप्टाइड्स नामक एक पद्धति जो है वो एक मेथड विकसित करी गई आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये मेमोरी लॉस को कम करने के लिए, अल्जाइमर को कम करने के लिए। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, 22 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड राइनोज डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलते हैं राइनो? वन हॉर्न राइनो, पता है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, जहाँ पे वन हॉर्न राइनोज देखने को मिलते हैं। चलिए इंडस रिवर की बात करें तो देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो मानसरोवर एरिया है चाइना में, तिब्बत में मानसरोवर एरिया है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है इंडस की, और जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो ये फ्लो करती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसकी एंट्री होती है। अभी तो ये लद्दाख हो गया पार्ट, लद्दाख में उसकी एंट्री होती है। यहाँ पे लद्दाख और जंस्कर जो रेंज है, ठीक है, ऊपर लद्दाख और नीचे जंस्कर रेंज है, माउंटेन रेंज, उसके बीच में से ये फ्लो करती है, लेह में जाती है। वहाँ से पीओके वाला जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है जो पीओके का एक पार्ट है यहाँ पे, वहाँ से फ्लो करके वो नीचे तक और आ जाती है। और ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, केपी के पाकिस्तान का ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, वहाँ से ये नीचे आ जाती है, ऐसे फ्लो करेगी और धीरे धीरे इस्लामाबाद होके यहाँ पे पंजाब प्रोविंस है, पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस। इसके बाद जो है नीचे सिंध प्रोविंस आएगा और वहाँ से जो है वो ये लास्ट में कराची के पास जो है अरेबियन सी में ये मिल जाती हैं। और आगे जाके उसको देखिए, हमारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है आपका मिथानकोट। मिथानकोट नामक एक जगह है यहाँ पे, उसको जो नीचे की 5 नदियाँ हैं, देखिए मैंने आपको 6 नदी के बारे में बोला था, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये जो नीचे की 5 नदियाँ हैं उसको हम पंजड़ बोलते हैं और पंच नदी भी बोलते हैं। तो ये पांचों नदी जो है वो इंडस नदी को यहाँ पे आके मिलती है और ये जगह का नाम है मिथानकोट। देखिए सबसे पहले ये झेलम थी, ठीक है, झेलम सबसे पहले चेनाब को मिल गई, कहाँ पे? यहाँ पे झेलम चेनाब को मिल गई और उसके बाद उसको चेनाबी कहा जाता है। तो एक चेनाब एक हो गई, चेनाब आगे गई तो उसको बाद में नीचे रवि भी मिल गई, रवि चेनाब में मिल गई, यहाँ पे भी उसका नाम अभी चेनाब है, चेनाब नदी बन गई। ठीक है, आगे जाके उसको सतलज नदी मिली और सतलज को पहले ऑलरेडी बियास जो है वो मिल चुकी थी, कहाँ पे? पंजाब में उसको जो है ऑलरेडी बियास नदी मिल चुकी थी और सतलज भी मिल गई चेनाब को। और ये चेनाब जो पांचों नदियाँ मिलकर जो है वो आगे मिथानकोट में इंडस वैली यानी कि इंडस रिवर सिंधु नदी को मिल जाती है और इंडस जो है वो आगे जाके अरेबियन सी में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जन्म है वो इंडस नदी के आसपास ही हुआ। ठीक है, कैलाश रेंज से इसकी शुरुआत होती है। मानसरोवर हमने बात करी, नंगा पर्वत रेंज की और तरफ आगे बढ़ती है, यहाँ पे ये पूरा नंगा पर्वत रेंज है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 2900 किलोमीटर की पूरी लेंथ है इस नदी की। उसको जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पे धार रिवर उसको मिलती है। देखिए ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है और ट्रिब्यूटरीज आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, तो जहाँ पे भी ट्रिब्यूटरीज आएगी वहाँ पे मैं ऐसा मार्क कर दूंगा। एक तो धार रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा लद्दाख और झंस्कर रेंज के बीच में से निकलती है, एक झंस्कर रिवर भी उसको मिलती है लेह के पास, तो ये उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी हो गई। देखिए मैं इसे राइट मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इसे स्टार मार्क कर देता हूँ। चलिए, तो पहली रिवर धार रिवर हमें याद रखनी है, दूसरी संस्कर रिवर उसको मिली, इसके अलावा एक श्योक रिवर भी उसको मिलती है। इसके अलावा देखिए ये सारी गिलगिट, गरतांग, द्रास, शिगर और हुंजा,
इतनी सारी रिवर जो है वो इंडस रिवर को मिलती है। इसके अलावा आगे जाएंगे तो काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से आती है पाकिस्तान में होके, वो भी इंडस रिवर को मिलती है। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे सारी रिवर। देखिए ये काबुल रिवर अफगानिस्तान से आई, काबुल रिवर उसको मिली। आगे जाएंगे तो तोची है, गुमल है, जोब करके रिवर है, ये सारी रिवर उसको मिलती है। ठीक है, देखिए और जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बात की तो अटोक जो रीजन है वहाँ पे उसको कुर्रम, टोंच, जोब, गोमल, ये सारी जो रिवर्स है उसको इंडस नदी को मिलती है। ठीक है, मिथानकोट के बारे में हमने बात कर ली कि वहाँ पे जो है वो नीचे की 5 नदियाँ इंडस रिवर को मिलेगी, और बाद में जो है वो अरेबियन सी में सिंधु नदी, इंडस नदी जो है वो कराची के पास मिल जाएगी अरेबियन सी को। चलिए देखिए दूसरा स्वच्छता पखवाड़ा आ गया है यहाँ पे, जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले थे। 16 से लेके 30 सितंबर को इंडियन रेलवेज़ के द्वारा मनाया जाता है। इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो 8 मई 1845 को इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन अभी सुनीत शर्मा है, चेयरमैन और सीईओ दोनों। और पहले सीईओ कौन थे? विनोद कुमार यादव। याद रखना है, पहले चेयरमैन जो थे, पहले सीईओ जो थे वो विनोद कुमार यादव थे, वीके यादव थे। अभी कौन है? सुनीत शर्मा है। ये आपके आरआरबी का जो अभी 5th फेज स्टार्ट हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, रेलवे के मिनिस्टर अभी कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। टोटल 18 जोन में जो है वो रेलवे डिवाइडेड है। इसके अलावा आपको सब्सिडरीज भी इंडियन रेलवेज की पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं जो इंडियन रेलवे की है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 सब्सिडरी होगी, एक जो है वो नहीं होगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है इंडियन रेलवेज की सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हमको नाम याद रखना है, उनके फुल फॉर्म याद रखना है और उनका फॉर्मेशन डेट याद रखना है। ठीक है, CRIS करके है, द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, 1986 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था। कॉनकॉर्ड करके है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका 1988 में फॉर्मेशन हुआ। RITES करके है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, 1974 में जिसका फॉर्मेशन हुआ। इरकॉन करके है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, 1976 में फॉर्मेशन हुआ। IRCTC, हमें पता है ना, जो भी ट्रेन का जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो कौन सा प्राइवेट प्लेयर है जिसको पूरा मैनेजमेंट दिया गया है? IRCTC को ही दिया गया है। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस स्टार्ट करी गई थी दिल्ली लखनऊ, फिर वही तेजस एक्सप्रेस मुंबई अहमदाबाद के बीच में भी दौड़ती है। सो ये IRCTC उसको मैनेज करता है। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। DFCCI करके है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2006 में जो बना। रेलटेल इंडिया है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2000 में बना। MRVC करके है, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, 1999 में बना। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, 2003 में बना। NHSRCL सबसे लेटेस्ट जो है वो NHSRCL है, जिसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ, 2016 में हुआ। ठीक है, 2016 में हुआ, 2016 में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखना है सबसे लेटेस्ट सब्सिडरी रेलवे की NHSRCL है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका फॉर्मेशन 1986 को हुआ। चलिए आगे बढ़े। 23 सितंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेजेस का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। हमें पता है कि जो भी लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज से वो लोग बात करते हैं, तो वही साइन लैंग्वेज का इंटरनेशनल डे 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। चलिए 25 सितंबर, 25 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। 2020 की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। मैंने आपको बोला था हेल्थ के रिलेटेड जितने भी डेज है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 25 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिसको अंत्योदय दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि बर्थ एनिवर्सरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, अंत्योदय दिवस जिसको कहा जाता है, और उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो समर्पण दिवस कहा जाता है। आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेंगे कि भाई बर्थ एनिवर्सरी जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन से दिवस, उसको उस दिवस को क्या कहा जाता है, उसमें एक ऑप्शन समर्पण दिवस भी होगा। ठीक है, तो याद रखना है बर्थ एनिवर्सरी है तो अंत्योदय दिवस है, लेकिन डेथ है तो समर्पण दिवस है। और हमें पता है कि समर्पण मतलब क्या, कि एक डेथ भी आप मान सकते हो। ठीक है, हमारे जो जवान है वो देश के लिए अपना समर्पण दे देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो समर्पण यानी आप ऐसे ऐसे सिनोनिम उसको ले सकते हो समर्पण से। तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई समर्पण यानी क्या, कि अपना पूरा जो है जीवन किसी के नाम कर देना। ठीक है, अपना पूरा जीवन जो है वो किसी को दे देना, तो एक समर्पण ही होता है, देश के प्रति अपना एक समर्पण जो हमारे जवान देते हैं। ठीक है, तो समर्पण दे हम ऐसे याद रख सकते हैं। 25 सितंबर की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थ हुआ 25 सितंबर 1916 में, जो 2014 में जो है ये दिन मनाने की शुरुआत करी गई। 10th प्रेसिडेंट थे
भारतीय जनसंघ के, जो बाद में बीजेपी बना, यही जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, वो बाद में बीजेपी बनी, भारतीय जनता पार्टी। मुगलसराय जो जंक्शन था, यूपी में है मुगलसराय जंक्शन, उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करा गया, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थी 11 फरवरी 1968 को, तो उनकी जो डेड बॉडी थी वो मुगलसराय जंक्शन के पास से ही मिली थी, इसीलिए इस जंक्शन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। 26 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को पूरा खत्म करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे भी मनाया जाता है, एनवायरमेंट के हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस के लिए। 2020 की थीम क्या थी? एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है, याद रखना है। चलिए 27 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन पॉइंट है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछे तो 27 सितंबर, लेकिन नेशनल टूरिज्म डे पूछे तो 25 जनवरी, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कभी भी ऐसा आएगा कि जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल डे कोई एक फील्ड के ऊपर, कोई एक डे के ऊपर दोनों मनाए जाएंगे, तब मैं आपको हमेशा ये ऐसा मेंशन ही कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दोनों मेंशन कर दिए, ताकि किसी के दिमाग में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, 2020 की थीम क्या थी वर्ल्ड टूरिज्म डे की? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखना है। 28 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे मनाया गया। 2020 की थीम क्या थी? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप, थीम याद रखनी है। ठीक है, वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। डेथ एनिवर्सरी है लुइस पास्चर की। लुइस पास्चर एक फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रेबीज के लिए वैक्सीन जो है उसका आविष्कार किया था। वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाई थी रेबीज के लिए। ठीक है, 2020 की थीम क्या थी? एंड रेबीज, कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। ठीक है, 29 सितंबर की बात करने वाले तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए फूड लॉस, हमें पता है कि कोई भी ओकेशन होता है शादी ब्याह में, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे ओकेशन पे भी और अपने घर पे भी क्या होता है कि एक साथ वो ज़्यादा खाना ले लेंगे, ओकेशन पे एक साथ ज़्यादा खाना ले लेते हैं, बाद में जो उसको झूठा छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत सा जो है वो फूड उसका लॉस हो जाता है, और आप सही मानिए तो इतना फूड लॉस होता है कि उससे कोई एक इंसान जो है वो भरपेट खा ले। ठीक है, और वो इतना फूड लॉस करते हैं कि किसी सामने वाले उस इंसान को जो है वो इतना तो खाना भी नहीं मिलता होता है पूरे दिन में। ठीक है, हमें पता है कि देखिए आपको मैं एक डेटा बताता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 10% पॉपुलेशन में एक बात कर रहा हूँ क्या, तो देखिए अगर आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, अगर आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, अगर आपके ऊपर छत है, यानी कि आपका एक घर है, ऊपर गर्मी के लिए एक पंखा है आपके पास, मैं एसी वेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गर्मी के लिए एक पंखा भी है, घर के ऊपर छत है, ठंडी के लिए एक कंबल है आपके पास, तो यकीन मानिए, और 3 टाइम का आपको एक दिन का खाना मिल रहा है, तो यकीन मानिए आप वर्ल्ड की उन 10% पॉपुलेशन में है, उन 10% पॉपुलेशन में है जिनको ये चीज़ें मिल रही है। यानी कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम इतने प्रिविलेज हैं कि हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है। ठीक है, और हम इतना वेस्ट करें, फूड लॉस करें, फूड का वेस्ट जाने दे, ऐसे ही झूठा जाने दे, तो वो ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, फूड का लॉस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अब 10 बार ले लो ना, आप कहीं पे ओकेशन में गए हो तो क्या प्रॉब्लम है, 10 बार लो, किसी से अगर 10 बार बोलना पड़े, किसी के घर पे गए हो 10 बार बोलना पड़े तो 10 बार लो, लेकिन फूड का लॉस, फूड का वेस्ट जो है वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फूड वेस्ट कर रहे हो, उससे सामने वाले किसी इंसान का जो है वो पेट भर सकता है। ठीक है, बहुत से इंसानों को हमने बात की कि 90% को तो ये फूड भी नहीं मिलता है, 3 टाइम का फूड भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मेरी ओर से एक आपको रिक्वेस्ट है कि कभी भी फूड का लॉस मत कीजिए। ठीक है, जो अन्न है उसका जो है वो मान रखिए। ठीक है, और फूड का लॉस वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस के लिए 29 सितंबर को जो है वो दिन मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट, सही बात है। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया 29 सितंबर को, 29 सितंबर को। 2020 की थीम क्या थी? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, 13 सितंबर की बात करने वाले हैं तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अनुवाद दिवस मनाया गया। 2020 की थीम क्या थी? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। मिस्टर जेरोम करके एक पर्सन थे जिनको पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेशन कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बाइबल का जो है वो ट्रांसलेशन किया था।
तो ये एक फैक्ट भी हमें याद रखना है इस दिन से जुड़ा हुआ, ट्रांसलेशन अनुवाद के दिन से जुड़ा हुआ, कि मिस्टर जेरोम, जिनको पेट्रोन सेंट ऑफ ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पेट्रोन सेंट ऑफ ट्रांसलेशन किनको कहा जाता है, तो मिस्टर जेरोम करके पर्सन है। ठीक है, 13 सितंबर देख लिया हमने, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट जितने भी डेज थे उसके बारे में हमने बात करी। इससे पहले मैंने आपको बोला है कि जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये 4 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट दिन हैं इनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। और ये सारे वीडियोस की पीडीएफ, जो भी हम वीडियो बनाते हैं सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो उसके जो लिंक है, चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। वहाँ पर जाके आप हमारी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात आपको ये बता दूँ कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, जो हमारी टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे हम रेगुलर के बेसिस के ऊपर जो है वो 20 से 15 जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोल्स लगाते हैं वहाँ पे, पोल्स। अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर 12 से 15 जो है वो क्वेश्चन हम पूछते हैं वहाँ पे, क्विज जो है वो रखते हैं आपके लिए। जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, इस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, वैसे ही आगे एसएससी के आपके एग्जाम आएंगे, बैंकिंग के एग्जाम आएंगे। तो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर, आप वहाँ पे चैनल पे एक बार जाके देखिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको वैसे इसकी पीडीएफ तो चाहिए ही होगी रिवीजन के लिए, सेव करने के लिए। तो आप वहाँ पे जाइए, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे रेगुलर बेसिस के आप ऊपर आपको जो है वो 12 से 15 रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपका क्या है कि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 से 15 में से ऐसा होगा कि आपको 10 क्वेश्चन तो पता होंगे, 10 क्वेश्चन के आंसर तो पता होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन आते हो, तो बहुत बढ़िया बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिल रहा है तो वो आपके लिए तो अच्छी बात है। अगर आपको 5 क्वेश्चन नए जानने को मिले, आज आपको एक दिन के सपोज 5 क्वेश्चन नए जानने को मिले, तो देखिए एक महीने के अंदर 150 क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन भी रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलते रहेंगे, और हमारी जो है सारी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी टॉपिक ना समझ आ रहा हो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो हम डेफिनेटली उसके वो टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिससे आपकी सारी क्वेरीज का जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।